हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल A1 सॉल्यूशन क्लासेस। इसमें आज हमारा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। आज के हम इस वीडियो में साइनोबैक्टीरिया पर वीडियो देखेंगे कि क्या होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को आपने ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी सुना होगा, पर बहुत सारे साइंटिस्ट इसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी कहते हैं। मोस्टली हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, पर इसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी कहा जाता है, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, पर स्ट्रक्चर के बेस पे ये जो होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है। स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोकैरियोटिक सेल होता है, पर इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाया जाता है। इस वजह से इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। पर कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इस वजह से इसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी कहा गया है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इन्हें ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी कहा है। इसकी तकरीबन 1500 स्पीशीज़ मौजूद है दुनिया भर में, जो कि सॉइल, एयर, वाटर, सी और यहाँ तक कि हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं। 19th सेंचुरी के जो प्लांट क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें इसे एल्गी से एक अलग ही ग्रुप यानी कि मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी ग्रुप में रखा गया था। 19th सेंचुरी में जो प्लांट क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें इसे एल्गी से अलग ग्रुप में यानी कि मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी ग्रुप में इसे रखा गया था। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो इसके प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के बेसिस पे इसे बैक्टीरिया मानते हैं। इसके जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है इसके बेसिस पर इसे बैक्टीरिया मानते हैं। इस वजह से इसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया नाम भी दिया गया है। दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या क्या है, जैसे कि इनके दोनों ही जो सेल होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। इसकी जो आउटर सेल है बैक्टीरिया की और साइनोबैक्टीरिया की, दोनों में ही बाहर की तरफ म्यूसिलिजिनस शीट पाई जाती है। इसके अलावा जैसे बैक्टीरिया होते हैं उसी तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी भी एंटीबायोटिक के लिए जो होते हैं ये वो सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें भी बैक्टीरिया के जैसे ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी पाया जाता है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिससे ये काफ़ी हद तक रिसेंबल करते हैं बैक्टीरिया से। तो चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसका टिपिकल जो स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल लाइक जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं म्यूसिलेजिनस शीट, जो कि आउटर शीट है। ये एक आउटर शीट होती है जो किसी मेंबर्स में थिक होती है और किसी में थिन लेयर की होती है। म्यूसिलेजिनस शीट अलग अलग इसकी थिकनेस होती है, जो कि बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट से मिलकर के बनी होती है। इसकी जो आप बाहर की म्यूसिलेजिनस शीट होती है ये माइक्रोफिलामेंट की बनी होती है। जैसे अगर ये फिलामेंटस फॉर्म में है तो इसमें बाहर की तरफ एक समान ही इसमें म्यूसिलेजिनस शीट पाई जाती है। ये जो म्यूसिलेजिनस शीट होती है ये माइक्रोफिलामेंट इसके जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये एमॉर्फस होमोजीनस मैट्रिक्स में रेटिकुलस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। माइक्रोफिलामेंट में इसके जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं म्यूसिलेजिनस शीट के ये एमॉर्फस होमोजीनस मैट्रिक्स में इसमें रेटिकुलेट सीक्वेंस फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। और इसका जो कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो इसमें ये पैक्टिक एसिड और म्यूको पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बना हुआ होता है। माइक्रोफिलामेंट पैक्टिक एसिड और म्यूको पॉलीसेकेराइड से मिलकर के ये जो माइक्रोफिलामेंट है जिससे म्यूसिलेजिनस शीट बनी है ये बना हुआ होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि म्यूसिलेजिनस शीट होने से इसके सेल वॉल के ऊपर जो म्यूसिलेजिनस शीट होती है उससे साइनोबैक्टीरिया में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका रेट जो होता है ये इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट अब हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। इसमें आता है सेल वॉल। म्यूसिलेजिनस शीट के जस्ट नीचे की जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। ये एक हार्ड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें तकरीबन 4 लेयर की इसका सेल वॉल होता है, जिसमें से जो कि L1, L2, L3 और L4 नाम से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। डिफरेंट इसके लेयर्स हैं जिसको L1, L2, L3 और L4 नाम से हम इसे डिनोट करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका।
इसमें जो L1 लेयर होती है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है, जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होती है। इसी तरीके से जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि L4 लेयर, वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और जो कि म्यूसिलेजिनस शीट के पास होती है। इसमें जो L2 वाला रीजन होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जैसे कि एनालिन, ग्लूकोसामिन, म्यूरामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और अल्फा डाई अमाइनो पाइमैलिक एसिड से। इन सारी चीज़ों से ये मिलकर के बना होता है। एनालिन से ग्लूकोसामिन, म्यूरामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और अल्फा डाई अमाइनो पाइमैलिक एसिड, इन सारी चीज़ों से मिलकर के L2 वाला जो रीजन है ये बना हुआ होता है। इसके जस्ट बाद होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है ये लिपोप्रोटीनियस नेचर का होता है, यानी कि इसमें लिपिड और प्रोटीन का, जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन पढ़ा है वही लिपोप्रोटीनियस नेचर के होते हैं, जिसमें लिपिड, प्रोटीन और लिपिड ये सैंडविच फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि बाहर की तरफ पे लिपिड, बाहर की तरफ पे प्रोटीन और अंदर की तरफ पे प्रोटीन होती है और बीच में एक पतली सी जो लिपिड की होती है, ये पतली सी लिपिड की परत होती है। दो इसमें प्रोटीन के लेयर्स होते हैं और एक लिपिड का लेयर होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट, वो है क्रोमेटोप्लाज्म। क्रोमेटोप्लाज्म जो है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद पाया जाने वाला हिस्सा है। क्रोमेटोप्लाज्म में हम क्या देखते हैं कि ये जो क्रोमेटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल पिगमेंटेड एरिया होता है। साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल पिगमेंटेड एरिया होता है ये। अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये रेटिकुलेट या फिर होमोजीनस होता है। रेटिकुलेट होमोजीनस होता है इसका स्ट्रक्चर क्रोमेटोप्लाज्म का। इसका जो एक मेन कैरेक्टर है वो ये है कि इसके साइटोप्लाज्म में थाइलेकॉइड और फोटोसिंथेटिक लैमेला प्रेजेंट होते हैं। ये जो थाइलेकॉइड और फोटोसिंथेटिक लैमेला होते हैं ये साइटोप्लाज्म में पैरेलली या फिर इरेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, थाइलेकॉइड और फोटोसिंथेटिक लैमेला। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये जो फोटोसिंथेटिक लैमेला है ये ही सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करता है। फोटोसिंथेटिक लैमेला ही सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। इसके सरफेस पे फाइकोबिलिसोम और बिली प्रोटीन ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो क्रोमेटोप्लाज्म है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसी तरीके के अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, पर जो राइबोसोम है और गैस वेसिकल्स हैं ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका पार्ट देखते हैं, ये है सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म जो है ये सेल का सेंट्रल परमिएबल पार्ट होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA और RNA प्रेजेंट होता है। इसमें सेंट्रोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई ये कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। सेंट्रल पार्ट होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई जो होते हैं ये कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, पर इसको हम ग्राम स्टेनिंग मेथड से स्टेन कर सकते हैं। इसमें जो DNA के मॉलिक्यूल है ये माइक्रोफिलामेंट फॉर्म में होता है और इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेंट्रोप्लाज्म में, जिसमें RNA भी पाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा है साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में, कि साइनोबैक्टीरिया जो है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया से जो रिसेंबल होता है वो हमने कैरेक्टर्स देखे, इसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में देखा है और कैरेक्टर्स के बारे में देखा है। ओके, थैंक यू सो मच।